अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। कह रहा है कि वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ बच्चों क्या होता है? यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो दोनों लॉ हमने प्रूफ करवाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ प्रूफ करवाते हैं, और उसके सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बच्चों कंप्लीमेंट निकालने से पहले पहले ए यूनियन बी हमारे पास होना चाहिए ना। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी, तो बच्चों ए क्या है? ए है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20, यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं जो 2 से लेके 20 तक हैं। और यूनियन ले लो बच्चों उसका, किसके साथ? यूनियन ले लो बी के साथ। तो बी में ऐसे एलिमेंट पड़े हैं 1 3 5 7, मतलब ये ना सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अप टू सॉन 19 तक ये पड़े हुए हैं। तो बच्चों ए यूनियन बी यानी सेट ऑफ ऑड और सेट ऑफ इवन्स को जब आपस में इकट्ठा करते हो उसका यूनियन लेते हो, यानी सारे सेट्स आ जाएंगे ना, तो मतलब इकट्ठे होकर आ जाएंगे। तो 1 2 3 अप टू सॉन, और ये सारे 20 तक एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है? अब आपने इसको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? कि ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को मतलब ए यूनियन बी को कंप्लीमेंट जब करोगे तो माइनस कैसे करोगे? तो यू में से ए यूनियन बी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यू क्या है बच्चों? यू तो हमारे पास पूरा सेट है 1 से 20 तक, 1 2 3 अप टू सॉन 20 तक। और माइनस बच्चों ए यूनियन बी भी क्या है? वो भी सेट ऑफ मतलब नेचुरल नंबर ही बन गया ना, क्योंकि ऑड और इवन्स को इकट्ठा करके तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोबारा बना लिया था तब। तो ये दोनों देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो माइनस में तो जो कॉमनैलिटीज़ होती हैं वो नहीं लिखते, जो उसके अलावा जो पहले सेट में बचता है वो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे तो पहले सेट में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहला सेट और दूसरा सेट पूरा आपस में सेम है। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट क्या आ गया? एम्प्टी सेट आप लिख सकते हो, या और 5 लिख सकते हो कि यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या है? वो कह रहा है कि राइट हैंड साइड इम्प्लाइज दैट, राइट हैंड साइड क्या इम्प्लॉय करती है? के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है? यू में से ए को माइनस कर दो। तो यू क्या है बच्चों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। और बच्चों ए क्या है? ए है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो 2 4 6 और अप टू सो ऑन ये 20 तक है। ठीक है, तो जब बच्चों सेट ऑफ नेचुरल में से इवन को माइनस करो तो सेट ऑफ ऑड नंबर आंसर आ जाएंगे। ए कंप्लीमेंट सॉरी, ये यू माइनस ए लिख लो और यहाँ पे ए कंप्लीमेंट लिख लो। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 3 5 7 और अप टू सॉन 90 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बी कंप्लीमेंट निकालना है। अच्छा यहाँ चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। बी कंप्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होता है? यू माइनस बी होता है। ठीक है, तो बच्चों अब ये उसका उल्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू सॉन ये 20 तक एलिमेंट्स आ गए। और माइनस बच्चों बी क्या है? बी है सेट ऑफ ऑड इन नंबर्स 1 3 5 और अप टू सॉन 19 तक। तो बच्चों देखो, नेचुरल में से ऑड माइनस करो तो बी कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे? इवन एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 2 4 6 और ये 20 तक आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है। ए में तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स पड़े हुए हैं, ए कंप्लीमेंट में सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स पड़े हुए हैं, और बी कंप्लीमेंट में सेट ऑफ इवन इंटीजर्स पड़े हुए हैं। तो ये सिंपली कोई भी किसी में कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं और 5 भी राइट डाउन कर सकते हो। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला हमारा जो डिमॉर्गन लॉ का पहला जो प्रूफ है वो प्रूव हो गया। अब अगला प्रूफ इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब अगले प्रूफ में वो क्या कह रहे हैं बच्चों? अगले प्रूफ में वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यानी ए क्या है? सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है 1 2 4 6 और अप टू 20 तक। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन ऑड नहीं, इवन नंबर्स हैं
इंटरसेक्शन बी में क्या है, सेट ऑफ ऑड है, ठीक है, 1 3 5 और अप टू 19 तक ये चल रहे हैं। तो बच्चों इनमें कोई कॉमनैलिटीज़ हैं? जी नहीं, कोई कॉमनैलिटीज़ नहीं है, तो इसके अंदर एम्प्टी साइड इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो उसका कंप्लीमेंट का क्या मुराद, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो बच्चों यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 अप टू 20 तक, और माइनस बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना। तो 1 2 3 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ कर लो। इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड, तो वो इम्प्लाइज करती है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बच्चों ए कंप्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, यू में से ए को माइनस कर लेते हैं। तो यू क्या है, 1 2 3 अप टू 20 तक एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं बच्चों, और माइनस ए के अंदर कौन सा एलिमेंट पड़े हुए हैं, इवन नंबर्स पड़े हैं ना, 1 2 4 6 और अप टू 20 तक। तो बच्चों मैंने पीछे भी आपको पार्ट में करवाया कि नेचुरल में से जब इवन माइनस करते हो तो सिर्फ ऑड नंबर्स फर्स्ट में आ जाते हैं, 1 3 5 7 और अप टू 19 तक, ठीक है। उसके बाद बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बी कंप्लीमेंट क्या होता है, यू, यहाँ पे मैंने ए कंप्लीमेंट नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख देता हूँ बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी। तो बच्चों यू क्या है, 1 2 3 अप टू 20 तक बच्चों, और माइनस बी क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 और अप टू 19 तक, ठीक है। तो ये इसको जब बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो सिंपली हमारे पास इसमें ऑड नंबर्स आंसर में आ जाएंगे, ठीक है, अप टू 20 तक, ठीक है। अब बच्चों ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट में ऑड नंबर्स पड़े हुए हैं, और यूनियन बी कंप्लीमेंट में बच्चों कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इवन 2 4 6 और अप टू 20। तो बच्चों ऑड और इवन्स को आपस में यूनियन लो, यानी इकट्ठा करो, तो हमारे पास पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं अप टू 20। तो यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 अप टू 20, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 अप टू 20 तक हमारे पास एलिमेंट्स बन गए। तो मैं लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कंसीडर द सेट पी, पी सेट है, प्राइम नंबर्स का भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। वो क्या कह रहा है, वैसे एक पी सेट है, पी और क्यू के मतलब आसान कह लो। पी में इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक्स एंड एक्स बिलोंग इज इक्वल टू 5m एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग टू, मतलब एक्स के एलिमेंट्स हैं, और वो कहाँ से किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 2m के फॉर्म में, और m क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो बच्चों ये वैसे तो जर्नल एक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं जर्नल में ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कि इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो मैं सिंपल वो आप पहले इसकी ना थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूँ आपके लिए, और फिर दोबारा जब इसको करेंगे ना इसका इंटरसेक्शन है, क्योंकि पी इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, तो बाद में जो आंसर आएगा ना उसको फिर दोबारा जर्नलाइज करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो पी के अंदर वाले एलिमेंट्स बच्चों राइट डाउन कर देते हैं। तो पी के अंदर 5m और m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 7 इस तरह के नंबर्स है ना। तो हर नंबर को मल्टीप्लाई करते रहो 5 के साथ, तो ये पी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये जनरलाइजेशन के लिए देख लेते हैं कि x एंड x इज इक्वल टू 5m एंड m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, यानी इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जो नेचुरल नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। अब क्यू के अंदर एलिमेंट्स बच्चों देख लेते हैं, क्यू के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। क्यू जो एलिमेंट्स है वो 2m की फॉर्म में पड़े हुए हैं, एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो वही 1 2 3 ही है, और लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और अप टू 100 इसके अंदर भी एलिमेंट्स इस तरह के 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं। जो 2 से मल्टीप्लाई मतलब हर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाते रहो तो वो मतलब कह लो कि इवन नंबर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, और इसके अंदर 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया।
तो अब इसको देख लेते हैं बच्चों। तो अब क्या निकालना है, फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू, हमने फाइंड आउट करना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू किस तरह के फॉर्म में होगा बच्चों? तो पहले आप इसके इस तरह के सेट्स के एलिमेंट्स ही लिख दो और फिर इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, ठीक है। तो पी के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं 5, 10, 15 और अप टू 20 और ये चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे इंटरसेक्शन और क्यू के अंदर कौन सा एलिमेंट पड़े हुए हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह के एलिमेंट्स ये चलते जा रहे हैं अप टू 100 बच्चों। अब क्योंकि इन्फानाइट सेट है ना, तो जनरलाइजेशन पहले इसको इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फिर इसकी जनरलाइजेशन कर देंगे। यानी जो बिल्डर नोटेशन फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया हुआ उसको बिल्डर नोटेशन फॉर्म में ही आंसर दे देंगे, क्योंकि हमें तो नहीं ना पता एलिमेंट्स कहाँ पे खत्म होंगे कहाँ पे नहीं खत्म होंगे। तो सबसे पहले पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये देखो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ये सारे 2 के टेबल में, ये 5 के टेबल में जाने वाले, ये सारे 2 के टेबल में जाने वाले हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो मल्टीपल्स हैं, मतलब कुछ इस तरह के मल्टीपल्स हैं जो 5 के टेबल में जाते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और इधर भी 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं। तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 50, 50 के बाद 20 जरूर आएगा, 25 फिर 30 जरूर आएगा। तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं? वो 10 वाले हो गया, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 20 आता है और 5 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में भी 30 आता है, 2 के टेबल में 40 आता है, 5 के टेबल में 40 आता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो पी इंटरसेक्शन क्यू तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसकी क्योंकि बिल्डर नोटेशन फॉर्म यानी उसने क्योंकि जनरलाइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको जनरलाइजेशन के फॉर्म यानी बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं x एंड x इज इक्वल टू। तो बच्चों ये क्या हो रहा है कि 10, पहला एलिमेंट 10 है, अगला एलिमेंट 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। यानी पहला एलिमेंट 10 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया ना, तो यहाँ पे 10 आ गया। और क्योंकि ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, यानी यहाँ पे लिख लो m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो m है किस तरह का? m है सेट नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ m यहाँ पे लिख लो। तो m को पहले 1 लिखोगे तो 10 1 दा 10, फिर m को 2 लिखोगे 10 2 दा 20, m को 3 लिखोगे 10 3 दा 30, m को 4 लिखोगे 10 4 दा 40 और अप टू 100 ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास बिल्डर नोटेशन फॉर्म में किस तरह का फॉर्म आ जाएगी, x एंड x इज इक्वल टू 10m एंड m इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दोबारा जब इसको ये ऊपर मतलब बिल्डर नोटेशन फॉर्म से आप ये सेट के फॉर्म में लिखोगे, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखोगे, तो ये दोबारा इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये पार्ट नंबर 9 बिल्कुल आसान सा ही कह लो कि आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपके लिए मुफ्त के नंबर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवा लेते हैं, और ये सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन होगा, इतना कोई लेंथ ही नहीं होगा और इतना इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों, पहले में वो क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले इंटरसेक्शन को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर ए यूनियन लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखना पहले मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक साइड लेके दूसरी साइड की इक्वल बस प्रूफ करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी DISTRIBUTIVE, क्योंकि हमने दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, या एसोसिएटिव की पढ़ी है या डिस्ट्रीब्यूटिव की पढ़ी है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन लगा लिया क्योंकि इनके दरमियान यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन बी को अलहदा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन मतलब दो नंबर्स का इंटरसेक्शन लो, वो दोनों नंबर सेम हो तो वो दोबारा वही एलिमेंट आता है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड मैंने बना दी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे लिख लो कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होता है, क्योंकि एक सेट है, दो सेट सेम है तो उनका इंटरसेक्शन हो तो उसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे। तो विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था ना, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। देखो छोटी सी मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेट्स को, और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट नंबर 2 है। वो कह रहे हैं कि ए यूनियन और होल मतलब ब्रैकेट लगा के ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, बस ये फर्क है। तो पहले मैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या मैं पहले लिख लेता हूँ। पहले मैं ना इसकी ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये देखना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाने लगा, देखना मैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक पहले बी को लेके आने लगा, फिर ए को लेके आऊँगा, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे जब प्रूव करूँगा ना, देखना आपके सामने ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIVE प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव का पता है ना कि मतलब सेट्स में मतलब जगह ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई मसला नहीं होता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होती है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब और सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन में वैलिड होती हैं। तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पहले कम्यूटेटिव लगाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। ठीक है, तो पहले अच्छा कम्यूटेटिव लगाने लगे तो बी पहले और ए बाद में ले जाते हैं। तो ए यूनियन बी पहले ले आओ और इंटरसेक्शन ए बाद में ले जाओ। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब सिंपल आप क्या कर दो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, यानी ए यूनियन बी ले लो, और उसके बाद ए यूनियन इंटरसेक्शन दरम्यान में लगाओगे, फिर ए यूनियन ए ले लोगे। लिख लेते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे मैंने पीछे अप्लाई करी ना, वो देखना मैं वही अप्लाई करने लगा हूँ, इधर भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो देखना ए यूनियन बी पहले लिख लो, ए यूनियन बी, और बच्चों फिर ये इंटरसेक्शन ऐड कर लिया, फिर ए यूनियन ए। तो बच्चों ए यूनियन ये ए क्या होता है, हमें पता है ए यूनियन ए का आंसर वो ए एलिमेंट ही होता है, क्योंकि उसके अंदर वही एलिमेंट आने हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया, इंटरसेक्शन यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ए आ गया। तो बच्चों एक चीज़ हमें साफ नज़र आ रही है, देखो ए यूनियन बी बनाना था वो बना लिया, ए बनाना था बना लिया, इंटरसेक्शन बनाना था बना लिया, लेकिन ऑर्डर का फ़र्क है। तो दोबारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आप राइट डाउन कर सकते हो, यानी ए को पहले और ए यूनियन बी को बाद में राइट करके ये देखो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बस बच्चों हमने प्रूव करना था। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 थी, तो उसी की तरह का ही है। उसमें क्वेश्चन है ना जिसमें हमने सिर्फ वैल्यूज़ एक्सचेंज करके और नई वैल्यूज़ बनाई थी, तो वो यही है। बस इसके 6 पार्ट है, इसको देखते हैं, फिर आगे हम फंक्शंस वाले साइड पर चलेंगे और फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये आज पूरी एक्सरसाइज को रिव्यू एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सबसे पहले जी ऑफ जीरो, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है जी में वहाँ पे जीरो पुट करना है। तो पुट जी मतलब ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। तो इन किस में, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पे 7 और यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो आ गया और -2 आ गया। ठीक है, तो जी ऑफ ज़ीरो बच्चों सिंपली हमारे पास क्या आ गया, -2 आंसर आ गया। 7 0 ज़ीरो और ज़ीरो में -2 प्लस करो तो -2 ही आएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2। तो गिवन कंडीशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे g ऑफ -1 पुट कर दो और 7 -1 -2। तो 7 लेकिन माइनस का 7 और माइनस का 2 आ गया। तो g ऑफ -1 क्या आ जाएगा बच्चों, g ऑफ -1 आ जाएगा -9। तो इसी तरह बच्चों थर्ड पार्ट है इसका, मतलब g से रिलेटेड लास्ट पार्ट है, फिर आगे s से रिलेटेड पार्ट आ जाएंगे। तो पहले लिख लो g ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 2। तो जहाँ जहाँ पे x है, x की जगह क्या पुट कर देना, -5/3 पुट कर देना। ठीक है, तो g ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 7 - 5/3 और -2 आ गया। ठीक है, अब ये
थोड़ा सा इसको यहाँ पे ही सॉल्व करवाने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। तो जी ऑफ -5/3 क्या आ जाएगा बच्चों, 7×5 = 35/3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बच्चों एलसीएम सेम करना है, तो एलसीएम सेम करने के लिए देखो नीचे 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ -5/3 इज इक्वल टू बच्चों -35 आ जाएगा ऊपर और 3 नीचे, और -3 2 = 6/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3 दोनों एलसीएम सेम हो गया, तो -35 में -6 प्लस कर लो, जी ऑफ -5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ -5/3 क्या आ गया, 35 और -6 कितना हो गया, -41 हो गया, और -41 को 3 पे डिवाइड करके हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। तो -41/3 इसका सिंपली आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4, ये बेस से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, तो ये पुट कर लेते हैं। तो S(1) पहले बच्चों देख लेते हैं। तो S(1) क्या है, पहले S की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि S(x) इज इक्वल टू 8x² - 3 है, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट कर दिया, और 8 की जगह भी क्या बच्चों पुट कर दोगे, 1 का स्केयर पुट कर दोगे। तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो 8 1 = 8 हो गया, और 8 में -3 पुट किया, मतलब -3 कर दिया 8 से, तो S(1) कितना आ गया बच्चों, S(1) इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट है S(-9) से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है S(x) पहले लिख लो। S(x) क्या है बच्चों, 8x² - 3। तो 8x² - 3, तो पहले S(x) लिख लो। S(x) की जगह x की जगह क्या लिखना है, -9 लिखना है। तो S(-9) इज इक्वल टू 8 आ गया, और x का स्केयर की जगह -9 का स्केयर आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। तो S(-9) बच्चों क्या आ जाएगा, 8 आ गया, 9 का स्केयर 81 लेकिन प्लस का, और -3 आ गया, ठीक है। तो S(-9) चेक कर लेते हैं। 8 1 = 8, 8 8 = 64। तो 864 में से 3 माइनस कर दो, तो 48 में से 3 माइनस कर दोगे तो 645 हमारे पास, 645 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ, S(x) इज इक्वल टू 8x² - 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 7/2 पुट कर देते, ठीक है। तो S(7/2) बच्चों क्या आ जाएगा, 8, और x के स्केयर की जगह 7/2 का स्केयर, और -3 आ जाएगा। तो S(7/2) बच्चों ये कर देते हैं, और 8 आ गया, और 7 का स्केयर क्या होता है 49, और 2 का स्केयर क्या होता है 4, -3 आ गया। तो 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 को 49 से जल्दी से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या होगा, 2 9 = 18, और 2 4 = 8, और 1 9। तो यहाँ पे 98 आ गया, 98 में से 3 माइनस किया, तो S(7/2) इज इक्वल टू 95 हमारे पास सिंपल इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 भी जब एक्सरसाइज नंबर 3.3 के लास्ट पार्ट्स हमारे चल रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन से रिलेटेड ना हमने क्वेश्चंस किए थे। तो अब इसको भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि गिवन डैट f(x) इज इक्वल टू ax + b। तो गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू ax + b। वो आगे क्या कह रहे हैं, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ f(-2) इज इक्वल टू 3 एंड f(4) इज इक्वल टू 10। तो हमने ना a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या है अब यहाँ पे पहले मैं पुट कर देता हूँ f(-2). तो पहले f(-2) पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे f(-2) पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a-2 + b। f(-2) है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, वो 3 कर दिया, और -2a + b आ गया। ये पहला आ गया। अब इसी तरह दूसरा में देख लो। अब f(4) पुट करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a, और x की जगह 4 पुट कर दिया, प्लस b आ गया। तो f(4) बच्चों क्या है, f(4) 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4a + b। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है ना, कि किसी भी एक में से वैल्यू निकालो तो दूसरे में पुट कर दो। तो क्या करें, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, या b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो b इज इक्वल टू, ये देखना, b इज इक्वल टू 3 + 2a। तो पुट इन 2 कर दो। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखना ज़रा, पुट इन 2 क्या पुट करना है, b इज इक्वल टू 3 + 2 है। तो b इज इक्वल टू 3 +
2a। तो 2 में पुट करवा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 3 + 2a पुट करना है। तो 10 यहाँ पे 10 आ गया, इज इक्वल टू आ गया बच्चों, और यहाँ पे 4a आ गया, और आगे प्लस b है, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, +3 + 2a। ठीक है, तो बच्चों ये 3 इधर आके माइनस हो गया, 10 - 3 इज इक्वल टू 4a में 4 में 2 प्लस किया 6a आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 7 और इज इक्वल टू 6a आ गया, और a इज इक्वल टू 7/3 आ गया, क्योंकि 6 इधर आके डिवाइड हो गया ना, तो 7/3 इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। 7/3 नहीं, 7/6 ना, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 आंसर आ गया। ठीक है, 7/6। अब इसी तरह a की वैल्यू इसी में पुट कर दो, या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में कर लो। पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन, इसको आप बच्चों इसको ना आप कह लो a कह लो, इसको a कह लो, तो इसको a कह लो। तो ये देखो ये a बनाया हुआ है, इसको इसमें पुट कर दो, तो b इज इक्वल टू 3 + 2 × 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो b इज इक्वल टू 3 + 7/3। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू सेम करनी है, तो नीचे तो 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, +7/3 आ गया। तो 3 3 ज़ार क्या आता है, 3 3 ज़ार 9/3 +7/3, तो 9 3 और 3 3 नीचे सेम हो गया। अब ऊपर क्या करना है, सिर्फ उसको प्लस कर लेना है, तो 9 में, या देखो 9 में 7 प्लस करो तो 7 और 9 16 होता है, 16 और नीचे क्या आ गया 3 आ गया, तो b की वैल्यू 16/3 आ गई और a की वैल्यू 7/6 आ गई। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x इज इक्वल टू 7x - 5 इफ k of x इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गिवन हमारे पास फंक्शन है, दो चीज़ें गिवन है। पहले गिवन क्या है हमारे पास बच्चों, गिवन है k of x इज इक्वल टू 7x - 5, ये एक गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, k of x इज इक्वल टू 100। तो बच्चों अगर देखो पढ़ा था हमने पहले भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 लिख लो, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि 7x - 5 इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अब ये 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 100 + 5, तो क्या आ गया 7x इज इक्वल टू 105। ठीक है, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 को इधर आके डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल टू 105/7, तो 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 3 बच गया, और 7 5 दा 35, तो x इज इक्वल टू 105/7 इज इक्वल टू आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो ये 15 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप इस तरह कटिंग नहीं करना जानते या नहीं चाह रहे, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली देखो साइड में मैं डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। तो 105 को 7 पे डिवाइड किया, 7 1 दा 7, और 3 बच गया, और 5 7 5 दा 35, तो हमारे पास इसका 15 सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, तो 13 में ठीक है 13 भी देख लेते हैं। को कह रहा है कंसीडर द फंक्शन g of x इज इक्वल टू mx² + n वेयर m n n आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। ये और जो अभी क्वेश्चन नंबर ये नहीं करके 11 करके हैं, तो सेम ये इसी तरह का ये। ठीक है, तो गिवन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि गिवन क्या है, इसमें भी उसकी m और n की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है गिवन क्या है, गिवन है g of x इज इक्वल टू mx² + n। तो पहले अब बच्चे जब पहले पुट करोगे g of 0 करोगे, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे सॉरी पहले 4 पुट कर लेते हैं, तो g of 4 पुट करोगे तो आंसर 20 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g of 4 इज इक्वल टू m, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, n, तो g of 4 बच्चा उसने दिया हुआ, g of 4 है 20। ठीक है, 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, तो यहाँ 16 + n लिख लो। ठीक है, तो g of, ठीक है, तो आगे बच्चों ये इतना हो गया। अब आगे क्या करते हैं, g of 0 यहाँ से देख लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ना सेपरेटेशन कर लेते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे पुट कर लेते हैं x जगह 0, पहले x जगह क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा g of 0
जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे m और ज़ीरो का स्केयर और प्लस n आ गया, ठीक है। तो m ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो, ज़ीरो का m से मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म हो गया। जी ऑफ ज़ीरो क्या है 5 और n इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 5 आ गया। अब सिंपल n की वैल्यू क्या करते हैं, n की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू 5 इन 1, तो 20 इज इक्वल टू 16m प्लस 5। तो 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके जब हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 16 तो इधर है ना, तो 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5। तो 20 में से 5 माइनस करो तो 15 आ जाएगा और यहाँ पे 16m आ गया। 16 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास m इज इक्वल टू 15/16 हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, जिसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है और m इज इक्वल टू 15/16 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल हमारे पास अब वही सेट्स के फॉर्म में आंसर आ गया, जिसमें हमने जो वही 3.3 के क्वेश्चन की तरह ही है। वो कह रहे हैं कि आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। लेबल्स हैं, मतलब उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेबलिंग 1 से 100 के दरमियान हुई है। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा है कि जिसमें सारे एलिमेंट्स कैटेगराइज हो गए हैं, यानी 1 से 100 तक। तो कह रहे हैं कि सेट ऑफ ए है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं लेबल फ्रॉम, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट बच्चों किसका बना हुआ है, यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं जो 1 2 3 अप टू 20 तक पड़े हुए हैं। उसके बाद बच्चों को कह रहा है कि एक अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेट के अंदर लेबलिंग कितनी हुई है, 30 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेबलिंग कितनी हुई है 1 से लेके 30 तक। तो 1 से लेके 30 तक की लेबलिंग इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है वो, उसके बाद कह रहे हैं कि बी के अंदर क्या हुआ है, क्लोथिंग है जो 25 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिसकी लेबलिंग 31 से 55 के दरमियान हुई है। तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसकी लेबलिंग 31 32 अप टू 55 तक उसकी भी लेबलिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सी है, सी के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं कंप्राइजिंग ऑफ 25 प्रोडक्ट्स जिसकी लेबलिंग हुई है 76 से 77 और अप टू 100 के दरमियान उसकी लेबलिंग हुई है, ठीक है। तो हमने निकालना है क्या, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में देखो मैंने राइट डाउन कर लिया। अब क्या निकालना है, एंड यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। तो बच्चों अब यूनिवर्सल सेट यूज़ नहीं होगा, बस इन तीनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो पहले देखो मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ए के बना दिए, फिर बी के भी बना दिए और फिर सी के भी बना दिए। अब सिर्फ क्या करना है, हमने टेबुलर फॉर्म तो बना दी, अब सिर्फ इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स यानी ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है। तो ठीक है, पहले ए क्या है बच्चों, ए में 1 2 3 अप टू 30 तक है। बी के अंदर बच्चों क्या पड़ा हुआ है, बी के अंदर 31 32 और अप टू 100, मतलब ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 55 तक। और सी के अंदर 76 77 और अप टू 100 ये बच्चों पड़े हुए हैं 100 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब बच्चों बस इनका यूनियन लेना है। तो पहले ए यूनियन बी ले रहा हूँ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में से मैं पहले ए यूनियन बी ले रहा हूँ। तो 1 से 30 और फिर 1 मिनट 31 से, हाँ ठीक है, तो 1 से 30 तक आ गया, फिर 31 से 55 आ गया, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए ना। तो 1 2 3 अप टू 100 पहले 30 तक आ गए, फिर 31 32 से ऑनवर्ड क्या आ जाएगा 55 तक, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यूनियन 76 77 और अप टू 100 ये 100 तक ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके जब बच्चों इसका यूनियन लोगे तो यूनियन में किस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब पहले 1 से लेके 55 तक आ गए हैं, अब 76 से 100 तक आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, पहले 1 2 3 अप टू 30 तक आ गए, फिर 31 32 अप टू 55 तक आ गए, फिर 55 से आगे 76 77 और अप टू 100 बच्चों 100 तक ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। यानी पहले 1 से लेके 30 तक आ गए, फिर 31 से लेके 55 तक आ गए, फिर 76 से लेके 100 तक इसके अंदर एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी जो सालाना इम्तहान होते हैं नॉर्मली, जो बोर्ड्स के कह लो या जो भी आप स्कूल्स के एग्जाम्स कह लो फाइनल टर्म्स के,
तो वो कह रहे हैं कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये दो बस प्रॉब्लम्स है, उसके बाद ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, 90 पास द साइंस टेस्ट एंड 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो बच्चों टोटल 180 स्टूडेंट थे, जिनमें से 120 ने पास कर लिया, मैथ का टेस्ट पास किया, 90 ने साइंस का टेस्ट पास किया, और जो 60 थे उन्होंने साइंस और मैथ दोनों का टेस्ट मिलके पास किया। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। तो बताओ कि मैथ के साइंस में से जो है वो किसने पास किया। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी एग्जाम किसी ने पास नहीं किया, वो बताओ। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ, कि साइंस पास कर लिया मैथ नहीं पास किया। और हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। तो ये मैंने सारा ये बना के आगे रखा हुआ है, बस इसके पहले एलिमेंट्स लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि जिन्होंने क्या किया है। पहले तो हम मतलब इनका पहले वो निकाल लेते हैं, स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया वो कितने बच्चों 120 हैं, और जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया वो कितने हैं 90 हैं, और जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया है वो कितने हैं एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, वो कितने हैं 60 है ना। तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताना है कि हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, यानी मैथ और साइंस टेस्ट में से एक कम से कम किसने पास किया, यानी यूनियन लेना है, ठीक है। तो यूनियन बच्चों आता है ना, यूनियन आपको लेना आता है ना, एम यूनियन एस लेना आता है ना, तो वो क्या आता है एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। तो बताए ना, दो को अलग अलग लिखते हैं, फिर थर्ड का जो इंटरसेक्शन होते हैं वो थर्ड का माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इंटरसेक्शन एस आ गया। तो टोटल कितने थे, जिन्होंने मैथ का पास किया वो 120 थे, और जिन्होंने साइंस का पास किया वो 60 थे, और 90 थे, और जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का पास किया वो कितने थे 60 कलेक्टिवली। तो बता देने कि आइदर मैथ और साइंस का कम से कम कितने बंदों ने पास किया वो चेक कर लेते हैं। 120 एज इट इज़ रहने दो, 90 में से 60 माइनस कर लो, वो आ जाएगा 30, 30 में 120 प्लस कर लो, यानी 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 150 आ गए कि जिन्होंने आइदर मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया था। अब अगला बच्चों पार्ट है, वो कह रहा है कि हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर टू ऑफ टेस्ट, यानी ये था कि जिन्होंने आइदर इन दोनों में से एक पास किया हुआ है, लेकिन इसका अब उल्ट पूछ रहा है। तो उल्ट का मतलब इसका कंप्लीमेंट पूछ रहा है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है बच्चों के टोटल सेट में से जो गिवन आंसर होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने निकालना है यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हमने करना है एन ऑफ एम यूनियन एस का कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है एन ऑफ एम यूनियन एस होना चाहिए, वो हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास टोटल वैल्यू होनी चाहिए, यानी एन ऑफ यू होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास एन ऑफ एम यूनियन एस है, जी है, वो कितना है 150 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ एस कह लो या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो, यू कह लो उसको, ठीक है। वो कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के स्टूडेंट्स, यानी वो कितने टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं। तो बस सिंपल क्या कर देना 180 में से इसको माइनस कर दो, तो एन ऑफ एम यूनियन एस का कंप्लीमेंट क्या कहता है कि एन ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ एम यूनियन एस को माइनस कर दो। तो टोटल बचो कितने 180, तो 180 में से 150 माइनस कर दो, तो 150 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यानी एन ऑफ एम यूनियन एस का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 30 आ गया, यानी 30 वो बच्चे हैं जिन्होंने ना साइंस का टेस्ट पास किया है ना मैथ का टेस्ट पास किया है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ टेस्ट। तो अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने जिन्होंने मैथ का तो टेस्ट पास नहीं किया लेकिन साइंस का टेस्ट पास कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, यानी अब माइनस करना है, हमने बताना है कि एन ऑफ एस डिफरेंस निकालना ना, एस माइनस। तो अब डिफरेंस निकालना है कि जिन्होंने साइंस का तो पास किया लेकिन मैथ का पास नहीं किया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, और वो स्टूडेंट्स लिख लो जिन्होंने ये दोनों का पास किया हुआ है। तो जिन्होंने दोनों का पास किया हुआ है एम इंटरसेक्शन एस से आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं। टोटल नंबर है 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉरी जिन्होंने साइंस का पास किया है तो वो है 90। तो 90 में से इस तरह के स्टूडेंट जिन्होंने दोनों का ही पास किया हुआ वो कितने 60। तो 90 में से 60 को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा
एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। तो यानी टोटल 90 थे जिन्होंने साइंस का पास किया हुआ था, लेकिन 60 थे जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों का पास किया हुआ था। तो हमने निकालना था ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस का पास किया हुआ लेकिन मैथ का पास नहीं किया हुआ। तो टोटल साइंस में से जो जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का पास किया उनको माइनस कर दो, तो हमारे पास आंसर आ गया 30। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने साइंस का तो पास किया होगा टेस्ट, लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया हुआ। अब लास्ट है कि हाउ मैनी फेल्ड साइंस टेस्ट। तो मतलब ऑब्वियसली कि साइंस का टेस्ट कितने बंदों ने फेल किया हुआ है। जैसे ऊपर मैथ का टेस्ट फेल किया हुआ है ना, अब इसमें बताना है कि कितने बंदों ने साइंस का टेस्ट फेल किया हुआ है। तो फेल्ड स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो फेल्ड स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, और जिन्होंने ने मतलब साइंस का टेस्ट पास किया हुआ है वो लिख लो। तो साइंस का टेस्ट जिन्होंने पास किया हुआ है यानी उसके अलावा जितने सब ने साइंस का टेस्ट फेल किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल माइनस स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस टेस्ट। तो साइंस टेस्ट, तो देखो अगर 90 ने साइंस का टेस्ट पास किया हुआ है 180 में से, तो बाकी ने तो नहीं ना साइंस का टेस्ट पास किया हुआ। तो 180 में से 90 माइनस करो, तो 90 स्टूडेंट्स वो आगे के जिन्होंने साइंस का टेस्ट बच्चों पास नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बस ये हमने इसमें से फाइंड आउट करना था। ठीक है, कि फेल्ड स्टूडेंट साइंस में निकाल लेने थे। उसके बाद इस तरह के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ के टेस्ट पास नहीं किया, फिर उस तरह के स्टूडेंट जो दोनों के टेस्ट पास नहीं किया, और उस तरह के स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम दोनों टेस्ट पास किए हुए, दोनों में से कोई ना कोई एक टेस्ट पास किया हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट पार्ट है। और मुझे पता है ये वीडियो, आज वाली वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सारे पार्ट इसमें कवर करने थे तो इसका लेंथ मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे 300 डेवलपर्स बिठाए हुए हैं हमने। तो एक सर्वे कंडक्टेड किया गया, डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। तो हमने वहाँ पे पता करना था कि कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा पसंद की जाती हैं डेवलपर्स की तरफ से। तो 3 लैंग्वेजेस का सर्वे हुआ है, पाइथन, जावा और पीएचपी। जावा और पीएचपी तो बच्चों थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन अभी मार्केट में नई इन हुई है। वैसे आपने सबने इसके बारे में पीएचपी, जावा और पाइथन के बारे में तो सुना ही होगा ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम अपनी कोड राइट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 150 डेवलपर्स को पाइथन पसंद आई, 130 डेवलपर्स को जावा पसंद थी, 120 डेवलपर्स को पीएचपी पसंद थी, 70 डेवलपर्स थे जिनको पाइथन और जावा पसंद थी, 60 डेवलपर थे जिनको पाइथन और पीएचपी पसंद थी, 50 डेवलपर्स थे जिनको जावा और पीएचपी मतलब ये बहुत दोनों पसंद थी, और 40 डेवलपर्स ऐसे थे जिनको तीनों पसंद थी। तो मैंने आगे जब सॉल्व किया ना, तो मैंने पाइथन को पी से रिप्रेजेंट किया, जावा को जे से रिप्रेजेंट किया और पीएचपी को एच से रिप्रेजेंट करके ये देखो मैंने आगे बना दिया कि टोटल नंबर ऑफ डेवलपर जिनको क्या कहते हैं पाइथन पसंद है वो 150 है, और जिनको जावा पसंद है वो 30 है, जिनको पीएचपी पसंद है वो 120 है, और जिनको पीएचपी और जावा दोनों पसंद है वो 70 है, जिनको पीएचपी और जिनको पाइथन और जावा पसंद है वो 70 है, जिनको पाइथन और पीएचपी पसंद है वो 60 है, जिनको जावा और पीएचपी पसंद है वो 50 है, और जिनको पाइथन, जावा और पीएचपी तीनों पसंद है वो कितने हैं 40 हैं। तो हमने बताना है कि हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। तो एटलीस्ट का मतलब इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियंस निकालने का बच्चों सिंपल हमारे पास फार्मूला पता है ना, हमें एन ऑफ पी यूनियन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच, तो हमने ये निकालना है इस टाइम। ठीक है, तो फार्मूला सिंपल हमें पता है, एन ऑफ एस लिख लो, एन ऑफ पी लिख लो, प्लस एन ऑफ जे लिख लो, फिर एन ऑफ एच लिख लो, और उसके बाद इनके इंटरसेक्शन को इकट्ठा करके लिख लो। तो माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच और माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, और एंड वाला जो सारा है उसको प्लस करके राइट डाउन कर लो, तो वो आ जाएगा प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच आ गया। ठीक है, तो हमने ये निकालना है तो इसको तो चेंज नहीं करना, तो एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि लाइन वाइज लिखा है तो लाइन वाइज इसकी वैल्यू पुट करवा दो। तो यहाँ पे आ गया 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 और प्लस 40। तो ये सब मैंने क्योंकि लाइन वाइज लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने लाइन वाइज लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों 150 और देखो 130 और 250 प्लस करो तो 150 ये आ गया, प्लस 130 और 120 तो 100 और 100 200 और 250 आ गया। ठीक है, माइनस 70 और 60 7 और 6
13 आ गया, 13 में 5 जमा किया तो ये मतलब 5 और 6 180 आ गया, माइनस का 180 प्लस 40 ही आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 250 और 150, 250 और 150 कितना हो गया 300, और यहाँ पे आ गया 400 आ गया, 400 और 180 में से 40 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 140 आ गया। ठीक है, तो 400 में से 140 माइनस करोगे तो सिंपली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 260 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी 260 एटलीस्ट वो डेवलपर्स हैं जिनको या तो पाइथन पसंद है, मतलब पाइथन में प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं, या जावा में या PHP में, तो ये वो आ गया। अब आगे हमने निकालना है कि हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। तो हमने बताना है कि ऐसे डेवलपर जो सिर्फ इसमें से एक लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं पाइथन का चेक कर लेते हैं, फिर जावा का चेक कर लेते हैं, और फिर PHP का चेक कर लेते हैं, फिर टोटल चेक कर लेंगे जो इनमें से ये पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैसे जगह कम है, तो यहाँ पे मैं टोटल निकाल दूंगा। पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से एक कम से कम कौन पसंद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपर वो राइट कर रहा हूँ कि जिनको कौन से पसंद है, पाइथन पसंद है। तो पाइथन के लिए सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं डेवलपर्स हु लाइक पाइथन। तो पाइथन जहाँ जहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है उसके सारे वाली वैल्यू लिखो। तो पाइथन हमारे पास ये देखो N(P) में है पाइथन, N(P) इंटरसेक्शन J में पाइथन है, N(P) इंटरसेक्शन H में पाइथन है, और N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H में पाइथन है। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ पे है N(P) में पाइथन है, माइनस N(P) इंटरसेक्शन J में पाइथन है, और माइनस N(P) इंटरसेक्शन H में पाइथन है, और प्लस N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H में। तो N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H में पाइथन है। तो सिंपल इसकी बच्चों वैल्यू से लिख लेते हैं। तो N(P) की वैल्यू कितनी है 150 है, 150 माइनस N(P) इंटरसेक्शन J की वैल्यू कितनी है 70 है, और N(P) इंटरसेक्शन H की वैल्यू कितनी है 60 है, और इन सब की वैल्यू 40 है। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो बच्चों सिंपली माइनस कर दो। तो 150 में से 70 माइनस करो तो 80 आ गया, और 60 में से 40 माइनस करो तो माइनस का 20 आ गया। तो 80 में से 20 माइनस किया कितना आ गया 60 आ गया। तो ये वो डेवलपर्स आ गए जिनको हमारे पास पाइथन पसंद है। ठीक है, एटलीस्ट पाइथन पसंद है। उसके बाद डेवलपर्स निकाल लेते हैं जिनको DEVELOPERS हु लाइक जावा। तो जावा बच्चों जहाँ पे जावा आ रही है, तो जावा कहाँ पे आ रही है N(J) में जावा आ रही है, N(P) इंटरसेक्शन J में जावा आ रही है, N(J) इंटरसेक्शन H में जावा आ रही है, और N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H में जावा आ रही है। तो सिंपल आप वो राइट डाउन कर लो। तो पता ना इंटरसेक्शन वाली माइनस और एंड वाली प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो जावा लिख रहे हैं तो N(J) लिख लो, माइनस N(P) इंटरसेक्शन H लिख N(P) इंटरसेक्शन J लिख लो, माइनस N(J) इंटरसेक्शन H लिख लो, और एंड वाला प्लस में N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H लिख लो। ठीक है, तो इसकी सिंपली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। तो 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40। ठीक है, तो बच्चों इसको भी कर लेते हैं। तो 130 में से 70 माइनस किया कितना आ गया 130 में से 70 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 130 ये गया, और यहाँ पे रह गया 100, और फिर मजीद यानी 50 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नहीं 60 आ गया 60 आंसर आ गया, माइनस 50 प्लस 40। तो 60 में से 50 निकाला बच्चों 10 आ गया, और 10 में 40 प्लस किया तो हमारे पास 50 हमारे पास आंसर आ गया। तो जो डेवलपर जिनको जावा पसंद है वो कितने आ गए 50 आ गए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डेवलपर्स है बच्चों डेवलपर्स हु लाइक PHP। तो अब PHP के बारे में बताना, तो जहाँ जहाँ पे H आ रहा है वो वाले राइट डाउन कर लो। N(H) आ रहा है, N(J) इंटरसेक्शन H आ रहा है, और N(P) इंटरसेक्शन H आ रहा है, और N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H आ रहा है। तो ये बच्चों ये राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे भी राइट डाउन मैं कर देता हूँ। तो पहले N(H) आ गया, उसके बाद माइनस N(P) इंटरसेक्शन H आ गया, उसके बाद माइनस N(J) इंटरसेक्शन H आ गया, उसके बाद प्लस N(P) इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H आ गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज
पुट कर दो, ठीक है। तो 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, ठीक है। तो 120 में से 60 निकाला तो 60 आ गया, माइनस 50 में से 40 निकाला तो माइनस का 10 आ गया, तो 60 में से 10 माइनस किया तो आंसर इसका भी 50 आ गया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डेवलपर्स आ गए कि मतलब ये डेवलपर्स वो आ गए जिनको पाइथन पसंद है, ये वो डेवलपर्स आ गए जिनको जावा पसंद है, और ये वो डेवलपर्स आ गए जिनको PHP पसंद है। अब इसको मैंने कहा था एडिशन मैं पीछे इकट्ठा करके राइट डाउन कर दूंगा, तो मैं इसकी एडिशन पीछे इकट्ठा करके राइट कर देता हूँ कि एटलीस्ट कितने डेवलपर्स हैं जिनको कम से कम एक लैंग्वेज पसंद है। तो इसका आंसर क्या क्या, पहले का आंसर है 60, फिर दूसरे का आंसर है 50, और तीसरे भी आंसर क्या है 50। तो 60 प्लस 50 प्लस 50, तो बच्चों कितना आ गया, ये 110 आ गया, और 110 में 50 प्लस किया तो 160 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो डेवलपर जिनको एटलीस्ट इनमें से एक एक लैंग्वेज ज़रूर पसंद है, तो टोटल नंबर ऑफ वो डेवलपर्स कितने हैं बच्चों, 160 हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, ऐसे डेवलपर जो इनमें से कम कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते वो बता देना है। तो बस क्या है, टोटल डेवलपर्स कितने हैं 260, जो इनमें से कम एक लैंग्वेज जिसको पसंद है वो कितने हैं 260 हैं, और टोटल डेवलपर्स कितने हैं 300। तो 300 में से 260, तो बच्चों निकालना है कि हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो अब डेवलपर्स निकालने हैं जो इनमें से कोई लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कितने डेवलपर्स हैं जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वो कितने थे 260, वो हमने निकाल लिया। और टोटल डेवलपर्स कितने थे 300 डेवलपर्स है सॉफ्टवेयर में। तो 300 में से 260 को सिंपली माइनस कर लो, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि वो डेवलपर्स जो कोई इनमें से लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे वो कितने हैं, ठीक है। तो टोटल डेवलपर्स यानी यहाँ पे लिख लो कि इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डेवलपर्स माइनस डेवलपर्स हु यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो बच्चों टोटल डेवलपर्स कितने हैं हमारे पास, तो बच्चों 300 में से 260 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40। तो 40 डेवलपर्स इस तरह के डेवलपर्स हैं जिनको ना जावा पसंद है ना PHP पसंद है, मतलब जो इन तीनों में पसंद की बात नहीं, जो इन तीनों में काम ही नहीं करते 300 में से, ठीक है। अब हमने बताना है कि हाउ मैनी डेवलपर्स ओनली यूज़ PHP, तो सिर्फ हमने बताना है कि PHP कितने डेवलपर्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये अभी पीछे ये वाला पार्ट अभी करके आए हैं, यहाँ पे डेवलपर हु लाइक PHP में ही हम ये पार्ट करके आए हैं। तो इस पार्ट को सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4, तो डेवलपर्स हु यूज़ PHP ओनली, तो इसको लिख लेते हैं। तो n ऑफ यहाँ पे इम्प्लाइज डैट n ऑफ H माइनस n of P intersection H minus n of J intersection H plus n of P intersection J intersection H, ठीक है। सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर दो, 120 माइनस 60 प्लस माइनस 50 प्लस 40, ठीक है। तो 120 में से 60 माइनस किया तो 60, और 50 में से 40 माइनस किया मतलब प्लस माइनस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 10 आ गया, और 60 में से 10 माइनस किया तो 50 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 कवर किया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा चैप्टर नंबर 1 to 3 के एक्सरसाइज MCQs में, तो वो भी उसके साथ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।